गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल बेडियन पब्लिक स्कूल। आज हम 8वीं कक्षा इतिहास की बुक का 5वां लेसन जिसका नाम है जब जनता बगावत करती है 1857 और उसके बाद उसको रीड करेंगे। ठीक है, ये इस लेसन की पहली वीडियो क्लास होगी। चलो लेसन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है आपका नीतियाँ और लोग। पिछले अध्यायों में आपने ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियों और जनता पर उसके प्रभाव के बारे में पढ़ा होगा या फिर पढ़ा। इन नीतियों से राजाओं, रानियों, किसानों, जमींदारों, आदिवासियों, सिपाहियों सब पर तरह तरह के असर पड़े। आप यह भी देख चुके हैं कि जो नीतियाँ और कार्रवाइयाँ जनता के हित में नहीं होती या जो उनकी भावनाओं को ठेस पहुँचाती हैं, उनका लोग किस तरह से विरोध करते हैं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। नवाबों की छीनती सत्ता। ठीक है, नवाबों के बारे में हमने सेकंड लेसन में रीड किया था। ठीक है, तो इसको हम रीड करते हैं। 18वीं सदी के मध्य से ही राजाओं और नवाबों की ताकत छीनने लगी थी। उनकी सत्ता और सम्मान दोनों खत्म होते जा रहे थे। ठीक है, सम्मान कैसे? अब सत्ता उनके हाथ में नहीं रहेगी तो लोग उनका सम्मान भी नहीं करेंगे। ठीक है, तो दोनों ही चीज़ें उनसे हाथ से जा रही थी, ख़त्म हो रही थी। बहुत सारे दरबारों में रेजिडेंट तैनात कर दिए गए थे। ठीक है, रेजिडेंट मतलब कि जो अंग्रेज़ों के क्या होते थे, प्रमुख होते थे। ठीक है, जो अंग्रेज़ों के प्रमुख होते थे या फिर हम उनको राजदूत बोल सकते हैं, वो रेजिडेंट तैनात कर दिए गए थे। स्थानीय शासकों की स्वतंत्रता घटती जा रही थी। क्यों घटती जा रही थी? कि जो रेजिडेंट होते थे दरबार में घट रही घटनाओं का सारा ब्यौरा अंग्रेजी सरकार को पेश करते थे, बताते थे। ठीक है, ताकि अंग्रेज सरकार जो स्थानीय राजा हैं, ठीक है, उनके ऊपर कंट्रोल कर सकें। ठीक है, उनकी गतिविधियों के ऊपर सारा जायजा रख सकें या फिर कंट्रोल कर सकें। आगे है, उनकी सेनाओं को भंग कर दिया गया। यानी कि अगर कोई राजा जो विद्रोह करता हुआ दिखाई दे रहा था, ठीक है, उनकी सेना को क्या कर दिया गया? भंग कर दिया गया। अब वो एक अमान्य सेना घोषित कर दी गई। उनके राजस्व वसूली के अधिकार व इलाके एक एक करके छीने जा रहे थे। अब जैसे ही अंग्रेज़ों को लगता कि ये राजा बगावत करने वाला है, तो जो उनका राजस्व वसूली का जो क्षेत्र था, जहाँ पर अंग्रेज़ों को लगता कि इस क्षेत्र में राजस्व की वसूली सबसे ज़्यादा होती है, तो उन क्षेत्रों को क्या किया जाने लगा? छीना जाने लगा। ठीक है, और इस तरह से एक एक करके जितने भी इलाके थे, क्षेत्र थे, छीने जाने लगे अलग अलग राजाओं से। आगे है, बहुत सारे स्थानीय शासकों ने अपने हितों की रक्षा के लिए कंपनी के साथ बातचीत भी की। ठीक है, यानी कि राजीनामा भी किया। उदाहरण के लिए झांसी की रानी लक्ष्मीबाई चाहती थी कि कंपनी उनके पति की मृत्यु के बाद उनके लिए गोद लिए पुत्र या फिर बेटे को राजा मान ले। पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहेब ने भी कंपनी से आग्रह किया कि उनके पिता को जो पेंशन मिलती थी वह मृत्यु के बाद भी उन्हें मिलती रहे। अपनी श्रेष्ठता और सैनिक ताकत के नशे में चूर कंपनी ने इन निवेदकों को ठुकरा दिया। ठीक है, जो निवेदन झांसी की रानी और नाना साहेब के जो दत्तक पुत्र हैं, ठीक है, पेशवा बाजीराव द्वितीय के जो दत्तक पुत्र हैं नाना साहेब, उनके जो निवेदन थे उनको अंग्रेज सरकार ने ठुकरा दिया। क्यों ठुकरा दिया? क्योंकि वो अपने ताकत के नशे में चूर थी। अवध की रियासत, जो कि वर्तमान उत्तर प्रदेश का ही एक हिस्सा है। ठीक है, पिछली वीडियोज में हम दर्शा चुके हैं कि जो अवध की जो रियासत है वो कहाँ तक फैली हुई थी। तो अवध की रियासत अंग्रेज़ों के कब्जे में जाने वाली आखिरी रियासतों में से एक थी। 1801 में अवध पर एक सहायक संधि थोपी गई थी और 1856 में अंग्रेज़ों ने उसे अपने कब्जे में ले लिया। ठीक है, सहायक संधि के बारे में मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो क्लास में कि सहायक संधि क्या थी। ठीक है, और धीरे धीरे सहायक संधि जब थोपी गई, ठीक है, तो क्या हुआ कि जो अंग्रेज़ हैं अवध के जितने भी दरबारी काम होते थे या फिर कार्य थे उनमें हस्तक्षेप करने लगे और धीरे धीरे अपना हस्तक्षेप बढ़ा दिया और 1856 में क्या कर लिया? अंग्रेज़ों ने उस पर कब्जा कर लिया। गवर्नर जनरल डलहौजी ने ऐलान किया कि रियासत का शासन ठीक से नहीं चलाया जा रहा है, इसलिए शासन को दुरुस्त करने के लिए ब्रिटिश प्रभुत्व जरूरी है। ठीक है, बहाना, क्योंकि अंग्रेज सीधे तौर पर क्या नहीं करते थे, किसी भी रियासत को अपने कब्जे में नहीं लेते थे, कुछ ना कुछ बहाना उनको ढूंढना होता था।
ठीक है। यहाँ पर उन्हें कोई बहाना नहीं मिल रहा था, तो उन्होंने क्या बहाना बनाया कि जो ये शासन करने में ये क्या है, इतने कुशल नहीं हैं, ठीक है, ये शासन अच्छे से नहीं चला रहे, इसलिए ज़रूरी है, यानी कि अवध को अगर इसका विकास करना है, अच्छे से अच्छी जीवन शैली देनी है लोगों को, तो क्या करना पड़ेगा, अंग्रेजी जो सरकार है, ब्रिटिश प्रभुत्व ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि जो स्थानीय राजा है वो ये सब करने में सक्षम नहीं है, ठीक है। ये बहाना बनाकर अवध को क्या किया गया, अपने आप की जो रियासत है, खुद की रियासत है, यानी अंग्रेजी रियासत है, उसमें मिला लिया गया। आगे है, कंपनी ने मुगलों के शासन को ख़त्म करने की भी पूरी योजना बना ली थी, ठीक है, क्योंकि जब कंपनी आई थी तब कौन थे वहाँ के शासक, मुग़ल, ठीक है, मुग़ल थे, तो उनको भी ख़त्म करने की योजना बना ली थी। कंपनी द्वारा जारी किए गए सिक्कों पर से मुग़ल बादशाह का नाम हटा दिया गया। 1849 में गवर्नर जनरल डलहौजी ने ऐलान किया कि बहादुर शाह जफर की मृत्यु के बाद बादशाह के परिवार को लाल किले से निकालकर उसे दिल्ली में कहीं और बसाया जाएगा, ठीक है, कि जो आखिरी जो बादशाह थे कौन से थे, बहादुर शाह जफर थे। इसके बाद किसी और को क्या राजा नहीं बनने दिया जाएगा, लाल किले से उसके परिवार को निकाल दिया जाएगा और दिल्ली में कहीं और जगह पर बसा दिया जाएगा, ठीक है। 1856 में गवर्नर जनरल कैनिंग ने फैसला किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुग़ल बादशाह होंगे, ठीक है, इसके बाद कोई और बादशाह नहीं होगा। उनकी मृत्यु के बाद उनके किसी भी वंशज को बादशाह नहीं माना जाएगा, उन्हें केवल राजकुमारों के रूप में मान्यता दी जाएगी, ठीक है। तो यहाँ इस तरीके से उन्होंने क्या किया, मुग़लों को भी ख़त्म कर दिया, ठीक है, उनकी जो वंशावली है उनको सिर्फ राजकुमारों के रूप में मान्यता दी गई, ठीक है, बादशाह किसी भी जो राजकुमार है उसको नहीं माना गया। अब है, किसान और सिपाहियों के ऊपर कौन सी नीतियाँ लागू की और उनका क्या प्रभाव किसानों और सिपाहियों पर पड़ा। आगे है, गांव में किसान और जमींदार भारी भरकम लगान और कर वसूली के सख्त तौर तरीके से परेशान थे, ठीक है, कि जो गांव के जमींदार और किसान थे वो क्या था, उनके ऊपर उनको भारी भरकम लगान देना होता था, कर देना पड़ता था, ठीक है, और कर न देने पर अंग्रेजी सरकार उनसे सख्ती से बर्ताव करती थी और इसी सख्ती से वो काफ़ी परेशान थे। बहुत सारे लोग महाजनों से लिया कर्जा नहीं लौटा पा रहे थे, इसके कारण उनकी पीढ़ियों पुरानी ज़मीनें हाथ से निकलती जा रही थी। क्यों? क्योंकि उनको कर भी देना होता था, ठीक है, और कर देने के बाद उनके पास खर्च करने के लिए जो पैसे थे वो बहुत कम बचते थे, ठीक है, फसल को बेच के जो पैसे थे वो बहुत कम बचते थे, तो अपने जीवन निर्वाह करने के लिए उन्हें महाजनों से कर्ज लेना पड़ता था, जबकि वो सोचते थे कि आगे जो साल है, आने वाले सालों में फसल अच्छी होगी तो हम इनका कर्ज लौटा देंगे। फसल अच्छी ना होने पर या तो फसल अच्छी नहीं होती थी, या अगर फसल अच्छी होती थी तो अंग्रेजी सरकार कर को बढ़ा देती थी, इससे वो लोग महाजनों का कर्ज नहीं दे पाए, लौटा नहीं पाए, तो महाजन क्या करने लगे, उनकी जो पीढ़ियों पुरानी ज़मीन थी वो छीनने लगे, ठीक है। तो इस तरीके से किसानों के अंदर क्या फैल गया, रोष फैल गया, ठीक है। कंपनी के तहत काम करने वाले भारतीय सिपाहियों के असंतोष की भी अपनी एक वजह थी, ठीक है, क्योंकि कंपनी के सिपाही सिर्फ अंग्रेज ही नहीं थे, उन्होंने भारतीयों को भी सिपाही के तौर पर भर्ती किया था। वे अपने वेतन भत्तों और सेवा शर्तों के कारण काफ़ी परेशान थे। वो किससे परेशान थे? उनको जो वेतन मिलता था अंग्रेजी सिपाहियों से काफ़ी कम मिलता था, और जो भत्ते थे या फिर और जो सेवा थी वो अंग्रेज़ों के कंपैरिजन में, अंग्रेज़ों की अपेक्षा में काफ़ी कम मिलते थे। कई नए नियम उनकी धार्मिक भावनाओं और आस्थाओं को ठेस पहुंचाते थे, ठीक है, कि बहुत सारे ऐसे नियम थे जो उनकी धार्मिक भावनाओं को या फिर आस्था को ठेस पहुंचाते थे। क्या आप जानते हैं कि उस ज़माने में बहुत सारे लोग समुद्र पार नहीं जाना चाहते थे, ठीक है, जो सिपाही होते थे ना वो चाहते थे कि हम समुद्र पार नहीं जाएंगे, उन्हें लगता था कि समुद्र यात्रा से उनका धर्म और जाति भ्रष्ट हो जाएंगे, ठीक है। उस समय पर एक मान्यता थी कि अगर समुद्र की यात्रा की तो उनका धर्म और जाति भ्रष्ट हो जाएंगे। जब 1824 में सिपाहियों को कंपनी की ओर से लड़ने के लिए समुद्र के रास्ते बर्मा जाने का आदेश मिला, ठीक है, तो उन्होंने इस हुक्म को मानने से इनकार कर दिया, ठीक है। प्रेजेंट में इसका नाम, बर्मा का नाम म्यांमार है, ठीक है, म्यांमार एक देश का नाम है, ठीक है, जो हमारा पूर्वोत्तर का पड़ोसी है, ठीक है। पूर्वोत्तर यानी कि जो हमारे मिजोरम जैसे राज्य हैं, मिजोरम, मणिपुर, इनके साथ लगता हुआ देश है, ठीक है।
कौन सा, म्यांमार, पुराना नाम इसका बर्मा था। ठीक है, तो समुद्र के रास्ते इन्हें ले जाया गया तो इन्होंने जाने से मना कर दिया। उन्हें ज़मीन के रास्ते से जाने में ऐतराज़ नहीं था। सरकार का हुक्म न मानने के कारण उन्हें सख्त सज़ा दी गई, क्योंकि यह मुद्दा अभी ख़त्म ही नहीं हुआ था। इसीलिए 1856 में कंपनी को एक नया कानून बनाना पड़ा। इस कानून में साफ कहा गया था कि अगर कोई व्यक्ति कंपनी की सेना में नौकरी करेगा तो जरूरत पड़ने पर उसे समुद्र पार भी जाना पड़ सकता है। ठीक है, ये नौकरी देते समय एक कानून बना दिया गया, सभी के लिए मैंडेटरी जरूरी कर दिया गया। ठीक है, आगे है सिपाही। गांव के हालात से भी परेशान थे, बहुत सारे सिपाही खुद किसान थे। ठीक है, वे अपने परिवार गांव में छोड़कर आए थे, लिहाजा किसानों का गुस्सा जल्दी ही सिपाहियों में भी फैल गया। आगे है सुधारों पर प्रतिक्रिया कि जो सुधार हुए या फिर जो सुधार किए अंग्रेज़ों ने भारत के समाज में, हिंदुस्तान के समाज में, तो उस पर समाज की प्रतिक्रिया क्या रही। अंग्रेज़ों को लगता था कि भारतीय समाज को सुधारना ज़रूरी है, यानी कि इसके अंदर काफ़ी कुरीतियाँ हैं, उन कुरीतियों को ख़त्म करना अति आवश्यक है। सती प्रथा को रोकने और विधवा विवाह को बढ़ावा देने के लिए कानून बनाए गए। ठीक है, सती प्रथा क्या होती थी, जब कोई व्यक्ति मर जाता था तो उसकी जो पत्नी होती थी उसको उसी के साथ जला दिया जाता था। ठीक है, जीवित ही जला दिया जाता था, उसको सती प्रथा बोलते थे। निश्चित ही ये जो प्रथा थी बहुत ही गलत थी। ठीक है, तो अंग्रेज़ों ने इसको रोकने के ऊपर काफ़ी जोर दिया और जो विधवा विवाह है उसको बढ़ावा दिया। आगे है अंग्रेजी भाषा की शिक्षा को जमकर प्रोत्साहन दिया गया कि अब क्या है कि पहले हिंदी भाषा की शिक्षा या फिर संस्कृत भाषा, उर्दू भाषा की शिक्षा दी जाती थी, लेकिन अंग्रेज़ों ने क्या किया, जो अंग्रेजी भाषा की शिक्षा है उसके ऊपर जमकर प्रोत्साहन दिया गया कि आप अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाई कीजिए, शिक्षा ग्रहण कीजिए। 1830 के बाद कंपनी ने ईसाई मिशनरियों को खुलकर काम करने और यहाँ तक कि ज़मीन व संपत्ति जुटाने का भी छूट दे दी। मिशनरी क्या होती हैं, जो किराए के या फिर हम बोलते हैं, वैसे तो बोलते हैं कि ईसाई धर्म का जो प्रचार करते थे किराए पर करते थे। ठीक है, पैसे लेके करते थे। ठीक है, या फिर ईसाई धर्म के प्रचारक होते थे। ठीक है, मिशनरी को हम दोनों ही तरीके से हम प्रयुक्त कर सकते हैं। ठीक है, प्रचारक भी बोल सकते हैं, ईसाई धर्म के प्रचारक मिशनरी। ठीक है, तो उनको खुल के काम करने की इजाज़त दे दी। ठीक है, ज़मीन दी और संपत्ति भी दी। ठीक है, कि आप संपत्ति भी आपकी मर्जी है, जितना चाहे उतना इकट्ठा कर सकते हैं। आगे 1850 में एक नया कानून बनाया गया जिससे ईसाई धर्म को अपनाना और आसान हो गया। ठीक है, क्या कानून बनाया गया, इस कानून में प्रावधान किया गया कि अगर कोई भारतीय व्यक्ति ईसाई धर्म अपनाता है तो भी पुरखों की संपत्ति पर उसका अधिकार पहले जैसा ही रहेगा। ठीक है, कि धर्म अपनाओगे तो आपकी जो पूर्वजों की संपत्ति है उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो आपके साथ बनी रहेगी। आप ईसाई धर्म बिना डर के अपना सकते हैं। बहुत सारे भारतीयों को यकीन हो गया था कि अंग्रेज उनका धर्म, उनकी सामाजिक रीति रिवाज और परंपरागत जीवन शैली को नष्ट कर रहे हैं। ठीक है, दूसरी तरफ ऐसे भारतीय भी थे जो मौजूदा सामाजिक व्यवस्था में बदलाव चाहते थे। इन सुधारकों और उनमें सुधार आंदोलनों के बारे में आप अध्याय 7 में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज का ये हमारा लेसन है, हम यहीं तक रीड करते हैं। आगे जिसकी जो रिमेनिंग पोर्शन है, बचा हुआ भाग है, वो आगे की वीडियो क्लासेस में कवर करेंगे। आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।